तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी नोटबुक शेयर कर दूं जो लास्ट क्लासेस से हमारी सर चलती आ रही है। क्लियर। एक बार ओवरव्यू लास्ट जो हम लोगों ने कंटेंट किया सर, कई अच्छे टॉपिक्स थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। क्लियर। नंबर वन इज सर, लास्ट टू लास्ट क्लास में आपने जो करवाया, वन इज मनी सप्लाई के बारे में सर हमने डिस्कशन करी कि सर व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसे आप स्पेसिफिक बोल सकते हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी इन सर्कुलेशन। तो बेसिकली यहाँ पे वर्ड जो बार बार फोकस किया गया सर, वो क्या किया गया सर, हमने जो मनी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, हमने जो मनी यहाँ पे काउंट करनी है सर, वो इन सर्कुलेशन वाली करनी है जो पब्लिक में सर्कुलेशन में है। दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। ना कि सर वो पैसा जो मनी सप्लायर्स के पास है, ना कि वो पैसा जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी के पास है। सर अगर हम लोगों ने मनी सप्लाई को कैलकुलेट करना है तो मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए हम जो मनी इन सर्कुलेशन है, जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, उस मनी को हमने क्या करना है, मेजर करना है। दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। और सर यहाँ पे आपने बार बार एक वर्ड के ऊपर फोकस किया, दैट इज इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, ये हम टॉपिक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी अपन कवर कर चुके कि सर स्टॉक मींस वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कंसेप्ट। क्लियर। ठीक है सर, आपने यहाँ पे दो ये भी बताए थे कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा पड़ा है एंड इवन बैंकिंग सिस्टम के पास, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के पास जितना भी पैसा पड़ा है सर, ये मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों, ये गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम ही तो हमारा प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है, सप्लायर्स ऑफ मनी है, और सर ये तो मनी सप्लाई करने वाले हैं, तो इनके पास जो पैसा पड़ा है वो बेसिकली मनी सप्लाई के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है सर, तो क्यों आपने रीजन बताया कि दीज आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, कि सर अल्टीमेटली यही तो प्रोड्यूसर्स हैं और आप इन्हीं का पैसा मनी सप्लाई में काउंट करने की बात कर रहे हो, फिर तो गलत बात है। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट वर्ड एक कहूंगा सर, यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट करना है वो क्या है, मनी इन सर्कुलेशन। सर बेसिकली आप एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट के पास स्टॉक पड़ा है या बैंकिंग सिस्टम के पास जो करेंसी पड़ी है या मनी पड़ी है सर, वो तो रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड बोल सकते हो सर, वो तो इन सर्कुलेशन तो नहीं है ना। आप सिंपल वर्ड्स में ये कहें, वो पैसा तो सर इनके पास पड़ा है, वो कौन सा सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन में तो कौन सा पैसा होगा, जो मार्केट में रोटेट कर रहा है। क्लियर, जो मार्केट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मार्केट में चल रहा है, या नॉर्मल पब्लिक के पास जो पड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। क्लियर, क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट आता है सर, और कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जी, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, जबकि हमें पता है कि गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी और सप्लायर्स ऑफ मनी। अब फिर भी डाउट करते हैं कि सर इनका पैसा क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे। अरे वो पैसा कौन सा सर्कुलेशन में है, वो पैसा कौन सा पब्लिक के पास है, वो पैसा तो किसके पास पड़ा है, गवर्नमेंट के पास पड़ा है, या जितने कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट पब्लिक वॉट, तो वो तो बैंकिंग सिस्टम के पास पड़ा है, वो कौन सा मार्केट सर्कुलेशन में है। हमें तो सर वो पैसा निकालना है जो सर्कुलेशन में हो, जो डेली मार्केट में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। फिर आपने सर इसी के बेसिस पे एक टॉपिक हमें करवाया जिसमें आपने कुछ मनी सप्लाई के मेजरमेंट्स बताए कि बेसिकली सर वैसे तो 4 मेजरमेंट होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4, बट सर हमारे सिलेबस का पार्ट सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग टू हमारे जो सिलेबस में जस्ट एंड जस्ट M1 ही इंट्रोड्यूस किया गया, तो मैंने सर M2, M3, M4 के बारे में कोई भी नॉलेज गेन नहीं करनी। हाँ बट इतना बता दिया कि 4 मेजरमेंट्स के पॉइंट होते, कि कल को अगर आपने मनी सप्लाई को मेजर करना है तो अपने पास 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैं मेजर करने के लिए, बट अपने सिलेबस में सर रिस्ट्रिक्टेड है ओनली M1। ठीक है सर, M1 के अंदर आपने बताया सर 3 वर्ड्स, व्हाट आर दे। नंबर 1 इज सी, सी मींस करेंसी, सेकंड इज डीडी, डीडी मींस डिमांड डिपॉजिट, एंड थर्ड इज ओडी, ओडी का मतलब क्या हुआ, अदर डिपॉजिट्स। क्लियर, सो तीनों को मिला के सर हमारा क्या बना, M1 मेजरमेंट बना। और सर करेंसी का मतलब
करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। मैंने यहाँ पे दोबारा रिवीजन भी आपको दोबारा करवाई थी। करेंसी मींस करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स, किसी भी फॉर्म से करेंसी जो हेल्ड कर रखी है पब्लिक ने, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द M1। सेकंड है सर डीडी। डीडी का मतलब क्या हुआ? डिमांड डिपॉजिट सर। These are also called as checkable deposits. Checkable मतलब which can be withdrawn on demand as and when required. आप ये कह सकते हो कि सर जब हमें चाहिए आप बैंक में जाओ, चेक फिल करो, जब मर्जी पैसा अपना निकलवा लो। अब तो सर फॉर्मेलिटीज ही बड़ी अच्छी हो चुकी हैं इनकी। नॉर्मली आप लोगों को फैसिलिटीज दे रखी हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे मर्जी जब चाहो सर अपना पैसा आप यूज कर सकते हो। बट सर क्रेडिट कार्ड इसके अंदर कवर नहीं होता। क्लियर? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हो। डिमांड डिपॉजिट्स जो मेरा पैसा बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं, क्लियर, दीज आर कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट ओनली। सो डेबिट कार्ड वर्ड यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। सर डेबिट कार्ड भी जो अपने आप को स्वाइप करते हो वो भी तो सर आपका ही अकाउंट होता है, आप ही के तो पैसे होते हैं उसके अंदर। क्लियर? एंड द लास्ट इज अदर डिपॉजिट्स। सर अदर डिपॉजिट्स के अंदर आए हमारे 3 वर्ड। सर अदर डिपॉजिट्स में तीनों केसेस में डिपॉजिट तो हमारा किसके पास है? आरबीआई के पास ही है। डिपॉजिट कहीं बाहर नहीं है, आरबीआई के पास ही है। बट किस किस का? सर लाइक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे सर आपने एग्जांपल दी थी नाबार्ड या यूटीआई या बोल सकते हो एलआईसी, जितने भी हमारे सर ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया के, उनका जो अकाउंट, उनका जो डिपॉजिट आरबीआई के पास पड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। ऐसे ही सर फॉरेन के सेंट्रल बैंक का या फॉरेन की गवर्नमेंट का जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हमने नाम दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IFI, इनका भी पैसा जो हमारे यहाँ पे आरबीआई के पास पड़ा है वो भी सर अपने आप में M1 का ही पार्ट है। तो नटशल हमने 3 वर्ड कहे, M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD डिमांड डिपॉजिट्स प्लस OD। इन तीनों को मिला के सर हमारा M1 मेजरमेंट कंप्लीट होता है और एक मनी सप्लाई जो भी आपके पास आएगी वो वैल्यू निकल आएगी। तो मैंने तो सर आपको जस्ट ये बता दिया, M1 ने आपको जस्ट ये बता दिया कि हमने क्या क्या चीज को कंसीडर करना है। वाइल द कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई आप क्या क्या चीज को वहां पे प्लस करोगे तो वो मैंने आपको बता दिया सर। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स जितने भी कमर्शियल बैंक्स के साथ हैं, क्लियर, एंड द थर्ड अदर डिपॉजिट्स। बट सर स्पेसिफिकली एक पॉइंट याद रखना, अदर डिपॉजिट्स के अंदर ये जो डिपॉजिट गवर्नमेंट के हैं और बैंकिंग सिस्टम के हैं, ये डिपॉजिट आपने इंक्लूड नहीं करने। क्लियर? वही सर क्यों? क्योंकि दीज आर सर यही तो हमारे प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है। क्लियर? इनसे बाहर होके थोड़ी जाएंगे सर, यही तो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स बोल सकते हो आप, यहाँ पे वर्ड यूज करते हो सप्लायर्स ऑफ मनी, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो आप। क्लियर? हाँ जी, पहले यहां तक बताएं आप लोगों का कोई भी डाउट। 2 टॉपिक्स मेन है मेरे लिए, एक M1 और एक मनी सप्लाई जो हमने डेफिनेशन करी। पहले यहां तक बताएं जी आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं, अदरवाइज सर एक बार आगे डिमांड बता दो। कौन सा? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मींस चेकेबल डिपॉजिट। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट है, आप अपने बैंक में जाके जब मर्जी पैसे क्या करवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं। तो वो जो डिपॉजिट जो हमने कमर्शियल बैंक्स के साथ किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड वर्ड क्यों यूज किया गया? बिकॉज आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आपकी डिमांड पे जब आपको चाहिए आप अपने अकाउंट में से पैसा निकलवा सकते हो। या नॉर्मली एक बार बताओ, क्या कभी अपने बैंक से पैसा निकलवाते हुए बैंक से पहले पूछा कि आप मेरी पेमेंट दोगे या नहीं दोगे? कमाल है सर, मेरा पैसा मुझे जब चाहिए होगा, मैंने तो बैंक में सेविंग कर रखी है, मुझे जब चाहिए होगा मैं पैसा विड्रॉ करवाऊंगा। क्योंकि वो डिपॉजिट्स कौन से हैं? डिमांड डिपॉजिट्स, कि आपके डिमांड पे वो रीपेबल है सर, जब आपको चाहिए होंगे तब आप ले जाना, कोई इशू नहीं। हाँ जी, और बताओ कोई डाउट? यस फास्ट। नहीं सर। चले नेक्स्ट आगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट आगे हमारे पास टॉपिक था सर, एक छोटा सा टॉपिक आपने करवाया अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में, कि सर मनी के कुछ प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। क्लियर? प्राइमरी में सर एक्चुअली ये 4 के 4 वर्ड्स आज दोबारा भी रिपीट होंगे, प्लस स्टार्टिंग डेफिनेशन के अंदर भी आप यही 4 वर्ड रीड आउट करके आए थे कि मनी इज व्हाट मनी डज, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मनी क्या है सर? जो मनी कर सकती है। क्लियर? जो मनी के फंक्शंस हैं
तो मनी के फंक्शंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी। सर प्राइमरी मतलब मेन फंक्शंस कौन से हैं? वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि सर मनी सबसे बड़ा फीचर, सबसे बड़ा एक फंक्शन जो प्रोवाइड करती है वो क्या चीज है? सर कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी, जिसको आपने वर्ड कहा कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जा सकता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मनी का एक क्या है? फंक्शन। क्लियर? कि जहां मर्जी जाओ, जैसे मर्जी परचेज करो, सेल करो, एक्सचेंज में सर आपको मनी इजीली आपको मिल जाती है, क्योंकि ये कॉमनली एक्सेप्टेबल। क्लियर? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इसको क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट इज सर दूसरी बड़ी बात, सर कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, जिसको हमने कहा सर आज के टाइम में आप हर आइटम को किस में मेजर करते हैं? सर मनी में मेजर करते हैं। क्लियर? क्योंकि मनी की एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है, जिसके कारण हमारी ट्रांजैक्शंस एक फेयर होने, ट्रांसपेरेंट वे से होने लग गई, जो बार्टर सिस्टम में अपने एक बहुत बड़ा क्या था? ड्रॉबैक। क्योंकि सर बार्टर सिस्टम के अंदर हमने एक चीज देखी कि जो चीज आप दे रहे हो उसके बदले में जो आपको मिलेगा, क्या वो इक्वल वैल्यू का होगा? क्या जरूरी था कि वहां पे सर, क्या वहां पे कोई पैरिटी इन वैल्यू थी? क्या वहां पे कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू था कि जिसको आप मेजर कर सको कि मैंने आपको इतने की चीज दी और आपने उसके बदले में इतना दिया मुझे? सर पहले कोई ऐसा कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था। ये फीचर आया ही किसमें? ये फंक्शन प्रोवाइड ही किसने किया? मनी ने सर। क्लियर? क्योंकि मनी वैल्यू हमने हर गुड्स को देना स्टार्ट किया, एंड उसके अकॉर्डिंग टू ही हम अपना एक्सचेंज इजीली क्या कर पाते हैं? पॉसिबल कर पाते हैं। अब जैसे कोई भी आइटम आप मार्केट से परचेज करने जाओ, या इवन दुकानदार भी कोई सेल कर रहा है, तो उसकी मनी वैल्यू है ना। अगर एक मनी वैल्यू उसको असाइन करी गई, तभी ये ट्रांजैक्शन हमारी क्या हुई? पॉसिबल हुई। अकॉर्डिंग टू द वेट, या अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, वट एवर, किसी भी बेसिस पे उन्होंने क्या रखा? एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू रखा, जिसके कारण हमारी ट्रांजैक्शंस क्या हुई? इजी हुई। हाँ बाकी सर सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं कुछ, लाइक स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कि बेसिकली सर पहले आप कब तक वो जो गुड्स थी कब तक स्टोर करके रखोगे? सर अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर की हुई तो आपने तो बोल दिया सर बार्टर सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है जी, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी को एक्सचेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर ये भी तो देखो, मनी को तो तुम कितनी मर्जी देर तक डिटेन करके रखो, मनी को तो तुम कितनी मर्जी देर तक स्टोर करके रखो, बट गुड्स को कब तक स्टोर करोगे? लेट इट बी, मैं कह रहा हूं जी आज मेरे पास कितने सर, ये 2000 रुपीज है, मैंने 2000 रुपीज लिए अपने पेरेंट्स से कि मैंने सर अपनी कुछ ना कुछ ये डिमांड्स पूरी करनी है, या मैंने कोई अपनी थिंग्स परचेज करनी है। क्लियर? वो कहते जी ये लो 2000 रुपीज। अब मैं एट प्रेजेंट मैंने अपनी डिमांड को क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। क्यों कर दिया? मैं कह यार अभी रेट ठीक नहीं है, चलो मैं इसको बाद में परचेज करूँ, मैं अभी नहीं परचेज करना चाहता। मैंने सर क्या किया? 2000 अपनी पॉकेट में रखे, इजीली मैंने उसको क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। मुझे कौन सा कोई स्टोरेज कॉस्ट करनी पड़ी? एक 2000 का नोट ही है सर, कितनी मर्जी वैल्यू आप स्टोर कर लो। बट सर यही थिंग, जैसे मैंने इजीली मनी को स्टोर कर लिया, क्लियर, इसको रिटेन कर लिया फॉर माई फ्यूचर पर्पस ऑल्सो, कि मैं जब मर्जी खर्च करूं, मैं जब मर्जी क्या करूं? यूज करूं। आप जैसे पॉकेट मनी लेते हैं पेरेंट्स से, सर पॉकेट मनी आपको देना, अब तुम खर्च करो ना करो, उसको स्टोर करके रखो। अगर मनी है तभी आप उसको स्टोर कर पा रहे हो। अगर पेरेंट्स भी पॉकेट मनी में आपको क्या दे? गुड्स दे, कोई ना कुछ सामान उठा के आपको दे दिया करें जी पॉकेट मनी में। क्लियर? तो आप क्या करोगे सर? उसको रोज संभाल के रखना, उसकी साफ सफाई रखना, कहीं टूट ना जाए, उसकी स्टोरेज कॉस्ट, पता नहीं सर वो गुड्स खराब ना हो जाए। तो ये सारे फंक्शंस जो थे, ये सर मनी के इंट्रोड्यूस होने से ही हुए, और यही अपना आज का भी क्या है? टॉपिक है। इसलिए मैं काफी डिटेल में आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड द लास्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर डेफर्ड मींस फ्यूचर पेमेंट्स। सर एक्चुअली फ्यूचर पेमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये आया ही किसके थ्रू? मनी के थ्रू। क्लियर? कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर मनी इंट्रोड्यूस हुई, तब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं? एंटरटेन कर सकते हैं। नहीं अदरवाइज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम की? सर वहां पे तो साइमल्टेनियस सिस्टम था। साइमल्टेनियस मतलब एक आध दे एक आध ले। सिंपल सी बात, इधर से मैं परचेज करूंगा आप सेल करोगे, या मैं सेल करूंगा आप परचेज करोगे। मतलब सर दोनों एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली होती थी, बराबर टाइम पे होती थी। बट सर क्या मैं उस टाइम पे जब बार्टर सिस्टम चलता था, क्या मैं कोई फ्यूचर पेमेंट्स कर सकता था? क्या मैं कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकता था?
कि आप मुझे सामान अब दे दो, मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा। नहीं सर, ये तो कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि वहां पे सर डेफर्ड पेमेंट्स अलाउड ही नहीं थी। वहां पे तो साइमल्टेनियस क्या थी, ट्रांजैक्शन थी सर। आप सेम टाइम पे परचेज करोगे, सेम टाइम पे सेल करोगे, मतलब एट सेम टाइम मैं परचेजर भी हूं, एट द सेम टाइम मैं सेलर भी हूं। सर फ्यूचर का किसने देखा उस टाइम पे कि 1 महीने बाद आप मुझे कुछ दोगे नहीं दोगे, आप मिलोगे नहीं मिलोगे, क्या पता। तो ये जो फंक्शंस थे, ये मनी ने ही क्या करे, आपको प्रोवाइड करे। हाँ, अलग बात है कि आपको आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन इज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड इज सेकेंडरी फंक्शंस। क्लियर। एंड द लास्ट इज आइडल सप्लाई। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आइडल सप्लाई के अंदर आपने जो टॉपिक रीड आउट करा, सर व्हाट डू यू मीन बाय आइडल सप्लाई। सर देखो, वैसे तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो एक एग्जिस्टिंग सर्कल है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो या बहुत ज्यादा डाउन जाए। हम चाहते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम की स्टेज में चलती रहे। हम नहीं चाहते सर हमारा जो ये सर्कल है वो या तो एक्सटेंड हो या कॉन्ट्रैक्ट हो। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो सर्कल है ये कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे, एक नॉर्मल स्टेज में। ना तो हम ये चाहते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो, और ना हम ये चाहते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो। हम तो चाहते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट रहे। क्लियर, दोनों इक्विवेलेंट रहे। क्योंकि सर अगर ये दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे तो हमारे ये जो 2 वर्ड हैं, इन्फ्लेशनरी पोजीशन, डिफ्लेशनरी पोजीशन, सर ये हमारे पास कभी फेस नहीं होंगी, ये हमें कभी देखनी नहीं पड़ेंगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि उतनी मनी सप्लाई आप मार्केट में दो, उतना पैसा मार्केट में आप क्या करो, भेजो, जहां पे आपकी मार्केट की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या रहे, इक्वल रहे, सो दैट आपकी इकोनॉमी ना इन्फ्लेशन की पोजीशन में जाए और ना ही डिफ्लेशन की पोजीशन में जाए। सर हमारे लिए तो दोनों मारी है। कई बार नॉर्मली पूछते हैं लोग कि सर आपके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है, नहीं सर। डिफ्लेशन होना अच्छी बात है, नहीं सर। दोनों ही माड़ी सिचुएशंस है। इन्फ्लेशन होएंगे तो नेचुरली प्राइसेस इंक्रीज होंगे, जो आज के टाइम आप देख रहे हो। क्लियर, पेट्रोल डीजल रोज डेली बेसिस पे इंक्रीज होता जा रहा है, पैसे पैसे करके अल्टीमेटली 100 के पार हो गया ऑलमोस्ट। कुछ स्टेटों में तो 100 प्लस जा चुका पेट्रोल एंड डीजल। सर जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी अल्टीमेटली सर उतनी महंगाई डे बाय डे हर सेक्टर में तेजी आएगी, हर सेक्टर महंगा होता जाएगा। क्लियर, तो ये अपने लिए कोई अच्छी बात नहीं है मिडलमैन के लिए। और ना ही डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब गिरते दाम। सर अगर गिरते दाम होंगे तो नेचुरली कस्टमर के लिए तो अच्छी बात है, बट सर प्रोड्यूसर ने जब सप्लाई नहीं करेगा, माल बेचने वाला ही माल जब नहीं बनाएगा गिरते दाम देखते हुए, तो नेचुरल सी बात है कि वो भी कहां से आप सेल निकालेगा, आपको भी चीज कैसे अवेलेबल होगी। तो सर ना हमारे लिए इन्फ्लेशन अच्छी, ना डिफ्लेशन अच्छी। हम तो चाहते हैं कि सर कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में हमारा ये मार्केट जो है वो सिनारियो चलता रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी मार्केट अप डाउन की सिचुएशन में आए। सो इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया गया क्या, आइडियल सप्लाई। क्या वर्ड यूज किया गया, आइडियल सप्लाई। हाँ जी, यहां तक क्लियर। फटाफट बोलो जल्दी, यहां तक। Yes, sir. Yes, sir. चले जी, नेक्स्ट टॉपिक लिखें फिर। Yes, sir. लो जी, करो स्टार्ट। यहाँ पे हेडिंग दो, जस्ट अ मिनट। यस, हेडिंग दो, बार्टर सिस्टम, barter system and its limitations। barter system and its limitations। अब सर बार्टर सिस्टम का ही टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उसके बाद जनरली हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इन द फॉर्म ऑफ होट्स। क्लियर, एंड कुछ क्वेश्चन मैं आपको हर बार रिवीजन के साथ भी करवाया करूंगा। नॉट ओनली ये नहीं है कि आप वन टाइम में ही सारा टॉपिक क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कुछ ड्यूटी आपकी भी बनती है कि सर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आप लोगों को गिवन होते हैं बुक के बैकग्राउंड, वैसे तो मैं खुद करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस। क्लियर, बट आप भी अपने लिए अगर कोई टॉपिक कवर अप करते हैं तो बैकएंड पे एक्सरसाइज पे जितने भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, या मल्टी डिसिप्लिनरी होट्स के नाम से अलग अलग नाम से जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपकी भी ड्यूटी बनती है सर उनको आप एक बार सॉल्व आउट करें। एंड जितने डाउट्स आते हैं सर, डाउट्स जितने मर्जी आप मेरे पास लेके आए, कोई इशू नहीं है, मोस्ट वेलकम। आप डाउट पूछने वाले बनो तो सही।
कि सर हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब आपके कुछ डाउट्स हैं जो वो रिजॉल्व करवा दीजिए। मैं भी खुशी खुशी करवाऊं कि हाँ सर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया एक बार, क्लियर। एंड बिलीव मानना कि अल्टीमेट नेक्स्ट टाइम आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना कंटेंट कवरेज वन टाइम अच्छा कर लोगे ना, जितनी सिलेक्शन मटेरियल की अभी से स्टार्ट कर दोगे कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ से पढ़ना है, क्लियर। एंड इवन उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बुक में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज वाले नहीं लिखवाऊंगा, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको बीच बीच में लिखवाता भी जा रहा हूं, प्लस लिखवाता भी जाऊंगा नेक्स्ट टाइम, क्लियर। सो बार्टर सिस्टम के अंदर सर, हालांकि इंट्रोडक्शन तो काफी हो चुकी, पहले नोटिंग सर इसकी कुछ अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखे जी, यहाँ पे इन द प्रिमिटिव स्टेज, इन द प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब स्टार्टिंग, in the primitive stages of economic development, human wants, ठीक है, human wants are या were, human wants were very limited, human wants were very limited, full stop, full stop। नेक्स्ट आगे लिखें, the market transactions, the market transactions were limited to the extent of वर्ड है सर यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स या वर्ड बोल सकते हो सर्विसेज बिटवीन द इंडिविजुअल्स। यहाँ पे सर एक मीनिंग पहले ध्यान से समझ ले, क्योंकि स्टार्टिंग लाइन तो बड़ी इजी लैंग्वेज यहाँ पे यूज करी गई थी कि इन द प्रिमिटिव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में सर पहले तो आपको पता ही कि ह्यूमन वांट्स, एंड इवन टॉपिक जब हमने स्टार्ट करा था तब भी हमने यही वर्ड लिखे थे कि अल्टीमेटली सर ह्यूमन वांट्स क्या थी, पहले लिमिटेड थी, जिसके कारण हमारी जो मार्केट ट्रांजेक्शन भी थी वो भी क्या थी सर, बहुत ही लिमिटेड नेचर की थी, जिसके कारण आपका ये बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले में गुड्स, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी, जिसको आपने वर्ड कहा सी टू सी इकोनॉमी जो नाम आपने दिया, क्लियर, ये जो था वो अपने आप में सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि सर ह्यूमन वांट्स अपने आप में क्या थी, लिमिटेड थी। बट सर डे बाय डे, आपने भी कहा डे बाय डे, जैसे ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स होती गई, डे बाय डे नई नई वांट्स बढ़ती गई, लोगों की डिमांड्स बढ़ती गई, ये जो हमारा सिस्टम था बार्टर सिस्टम सर, ये डे बाय डे क्या होता गया, खत्म होता गया। बट सर स्टार्टिंग में चला तो सही, अच्छा तो चला ना, सक्सेसफुल तो रहा ना, बिल्कुल। बट तब तक जब तक हमारी ह्यूमन वांट्स क्या थी, लिमिटेड, तब तक सर हम क्या करते थे, अपनी मार्केट एक्सचेंज क्या करते थे, हम म्यूचुअली आपस में, म्यूचुअली मतलब आपस में एक दूसरे की सहायता कर लेते थे, क्लियर, कि मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो, आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, आपस में मिल बांट के म्यूचुअली एक्सचेंज करके गुड्स एंड सर्विसेज का हम आपस में एक दूसरे की डिमांड्स को क्या कर लेते थे, पूरा कर लेते, क्लियर। क्योंकि पहले से डिमांड्स होती ही कितनी थी, बहुत रेयर तो डिमांड्स होती थी, क्लियर। तो मतलब ये तो सर आज के टाइम में कॉन्सेप्ट आ गया, हमारी डिमांड्स जो इतनी बढ़ चुकी हैं, जिसके कारण ये तो सर शुक्र मनाओ मनी यहाँ पे है, मनी की भी नेक्स्ट आगे कई फॉर्म्स यहाँ पे हैं, तो अपा ये अपना जो अपना ये लाइफस्टाइल अच्छे से ले पा रहे हैं। अगर आज के टाइम में बार्टर सिस्टम होता तो सर कब के अपा खत्म हो चुके थे, हमारा तो सिस्टम ही कब का फेल हो चुका होता, क्लियर। नेक्स्ट आगे, फुल स्टॉप, आगे लिखो, बार्टर मीन्स, बार्टर मीन्स exchange of goods for goods,
which is also called C2C इकोनॉमी। क्लियर, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी, C2C इकोनॉमी। नॉर्मली काफी वर्ड सुना होगा आपने, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी, या आप अगर लिखना चाहो दैट इज कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज। क्लियर, ये हो गया सर हमारा मीनिंग कि बार्टर का मीनिंग क्या हुआ। सर बार्टर मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विच इज आल्सो कॉल्ड एज C2C इकोनॉमी। C2C का मतलब क्या हुआ, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी। बट सर यहां पे नेक्स्ट आगे लिखें, लाइन बदल के, दिस कैन बी प्रैक्टिकल ओनली। प्रैक्टिकल बोल सकते हो, पॉसिबल बोल सकते हो वर्ड। सर ये पॉसिबल ही कब है, this can be practical only if there is inverted commas में double coincidence of wants that is simultaneous fulfillment of mutual wants of buyer and seller। अगर आपको याद हो, जहां पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी वीट एंड राइस की, सर मेरे पास तो वो सरप्लस है जो आपको चाहिए। मतलब सर अगर ये हमारा एक्सचेंज होता है, अगर ये ट्रांजैक्शन हमारे बीच में होती है, आपकी तो डिमांड पूरी हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि मेरे पास तो वो सरप्लस है ना सर जो आपको चाहिए। मतलब सर आपकी डिमांड तो पूरी हो चुकी, बट सर आपके पास तो वो चीज है नहीं जो मुझे चाहिए। क्योंकि अगर साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट नहीं होगी सेम टाइम पे, अगर हम दोनों की वांट्स पूरी नहीं होंगी, देन मैं एक्सचेंज क्यों करूंगा, मैं अपनी गुड्स आपको क्यों प्रोवाइड करूंगा। आपने तो बोल दिया कि गुड्स के बदले में गुड्स, क्या कोई भी गुड्स दे दो सर, कोई भी क्यों सर, वो गुड्स एक्सचेंज करेंगे ना सर जो एक दूसरे की डिमांड्स को पूरा करेगा, जो एक दूसरे की वांट्स को पूरा करेगा। ये थोड़ी मतलब सर मेरे पास जो सरप्लस पड़ा था मैंने आपको वो उठा दिया, एंड आपके पास जो सरप्लस पड़ा था वो मुझे दे दिया। यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए तो उसने क्या बोला, दिस कैन बी प्रैक्टिकल ओनली। सर ये प्रैक्टिकल होगा ही कब, ये पॉसिबल ही कब होगा, जब साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट होगी। सर आप मेरी डिमांड पूरी कर रहे हैं एंड मैं आपकी डिमांड पूरी कर रहा हूं। अगर ये सिस्टम है, देन ये हमारा सर एक्सचेंज पॉसिबल होगा, देन आपका बार्टर सिस्टम बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है सर। अगर सर चलो मानते हैं आपकी बात ये हल्की सी समझ तो आई कि साइमल्टेनियसली सर वहां पे होनी चाहिए फुलफिलमेंट। व्हाट इफ सर, अगर साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट नहीं होती तो लिखो, इफ, साथ में लिख देते हैं अपन यहां पे, इफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट। सर अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती, then there will be huge trading cost। सर देन वहां पे सर हमारे पास ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट होगी। ट्रेडिंग कॉस्ट मींस सर्च कॉस्ट। सर ढूंढते रहो, पता नहीं सर कब आपको वो पर्सन मिलेगा, प्लस डिस यूटिलिटी, दोबारा लिखूंगा यहां पे, प्लस डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग। फिरते रहो सर, गांव के गांव, शहर के शहर, ढूंढते रहो पर्सन को, पता नहीं वो पर्सन कहां मिलेगा जिसके पास वो सरप्लस हो जो मुझे चाहिए। क्लियर, एंड मेरे पास वो सरप्लस हो जो उसे चाहिए। क्योंकि सर जब तक ये हम एक दूसरे की डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे, सर हमारे बीच में एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं होगा। सिंपल थिंग, ये एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं होगा।
आपने तो बोल दिया कि सर आपके पास वीट सरप्लस है, जो वीट किसको चाहिए, बी को चाहिए, बट जो चीज मुझे चाहिए वो तो बी के पास है नहीं, तो मैं बी के साथ ट्रांजैक्शन क्यों करूंगा? दिस इज कॉल्ड एज डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस कि सर जब तक हम साइमल्टेनियसली एक दूसरे की डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारे बीच में कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। अब सर ऐसा पर्सन कब मिलेगा, कहां मिलेगा एंड कितने दिन तक मिलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। मे बी सर फिर तो वो ट्रांजैक्शन करने में आपको 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, और ये भी नहीं पता सर यहां मिले, अपने शहर में मिले, किसी दूसरे शहर में मिले। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग कॉस्ट। और कहते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि सर आपको ढूंढना पड़ेगा जी। और अच्छा ये भी तो हो सकता है सर जितने में आप उसको ढूंढो आपकी जो गुड्स हैं वो खराब हो जाए। लेटेड भी सर वो तो पेरिशेबल नेचर की थी, तो अगर पेरिशेबल नेचर की है तो सर और पंगा। तो उस केस में तो आपको इंस्टेंट ट्रांसफर करने पड़ेंगे, चाहे आपकी डिमांड प्रॉपर पूरी हो रही है या नहीं हो रही, आप तो कहेंगे सर ले दे के नबेड़ो। क्यों? गुड्स पेरिशेबल नेचर की है। अगर 3 दिन से ज्यादा मैंने अपने पास रखी तो दिक्कत आएगी मेरे को। तो सर ऐसी बात नहीं है कि बार्टर सिस्टम अपने आप में बहुत सक्सेसफुल रहा, प्रॉब्लम्स भी बहुत थी, लैकिंग्स भी बहुत थी, जिसको आप वर्ड बोल सकते हो लिमिटेशंस, जो अपन नेक्स्ट आगे डिस्कस करने वाले, लिमिटेशंस भी रही सर इसकी। हाँ जी, यहां तक बताएं जी, पहले को डाउट? ये आपने ड्रॉ नहीं करना नीचे वाला, ये वाला, ये जस्ट आपको वैसे ही समझाने के लिए था। क्लियर? ये आपने ड्रॉ नहीं करना, यहां तक जस्ट आपने ऊपर डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग, वेटिंग कॉस्ट जिसको आप बोलते हो टाइम की बर्बादी, क्लियर, कि वो सर आपको वहां पे करनी पड़ेगी। हाँ जी, यहां तक बताएं जी, को डाउट? जल्दी जल्दी नो फटाफट। सर। ओके, चलिए जी नेक्स्ट आगे लिखते हैं। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट हो, क्लियर, अगर इवन क्लास में नहीं है तो आफ्टर दैट आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू भी क्लियर कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। क्लियर? नेक्स्ट आगे हेडिंग देंगे लिमिटेशंस। चलिए सर, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस या बोल सकते हो प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। कि सर फिर मेन लिमिटेशंस क्या थी या प्रॉब्लम्स क्या थी बार्टर सिस्टम के अंदर, वो चीज हमने मेन डिस्कशन करनी है जी यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं सर, मैं पहले नोटिंग करवा रहा हूँ, साथ साथ आप नोटिंग कर लें, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो मैंने यहाँ पे आपको समझा ही दिया। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट लिखो, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सर ये तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्लियर? कि जो आपको इतनी वेट करना पड़ता, साइमल्टेनियसली पर्सन ढूंढना पड़ेगा कि कौन ऐसा पर्सन होगा जो आपकी डिमांड पूरी करेगा एंड जिसकी डिमांड आप पूरी कर सको, सो दैट कि आपके बीच में एक्सचेंज पॉसिबल हो पाए। सर पता नहीं कब मिलेगा, कहां मिलेगा। क्लियर? यही तो सबसे बड़ी वहां पे क्या थी प्रॉब्लम। लिखो, इन बार्टर सिस्टम, इन बार्टर सिस्टम there is lack of, there is lack of double coincidence of wants, double coincidence of wants, full stop. It is, थोड़ा फास्ट लिखना जी, सेशन आउट हो जाएगा नहीं अदरवाइज। It is very rare when owner of some goods, owner of some goods could find someone else, could find someone else who wanted his goods, who wanted his goods। कि पहली बात तो सर आपको मिलेगा ऐसा पर्सन कहां पे, ये तो बहुत रेयर है। एंड पोजेस्ड, एंड उसके पास भी वो सेम चीज है, पोजेस द गुड्स, एंड उसके पास वो गुड्स पड़ी हैं जो आपको चाहिए। क्लियर? हु पोजेस द गुड्स which the person requires, which the person requires। मतलब सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इस बात की थी कि आपको ऐसा पर्सन मिलेगा कहां पे सर, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस होना
क्लियर, ऐसा मतलब एक पर्सन मुझे मिलना कि जिसको वो चीज चाहिए जो मेरे पास सरप्लस है, एंड उसके पास वो सरप्लस है जो मुझे चाहिए, कि सो दैट हमारे बीच में एक ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाए, सो दैट हमारे बीच में एक एक्सचेंज पॉसिबल हो पाए। सर ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, ऐसा पर्सन मैं कहां से ढूंढूं सर? और जब तक सर ऐसा पर्सन मिलेगा नहीं तो मैं ट्रांजैक्शन करूंगा कैसे, हमारे बीच में एक्सचेंज होएगा कैसे? तो ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ढूंढते फिर जाओ सर, देखते रहो कहां पे ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जिसके पास वो सरप्लस हो जो आपको चाहिए, और आपके पास वो सरप्लस हो जो उसे चाहिए, सो दैट की साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट हो सके। क्योंकि यही तो आपने कंडीशन बताई कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर? हाँ जी, यहां तक लिख लिया सबने जी? नेक्स्ट आगे दोबारा ज्वाइन करेंगे विद इन 2 मिनट्स। क्लियर, नोटिंग होगी सबकी? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, दोबारा ज्वाइन करें।